हम लोग जो है कल इमल्शंस पढ़े थे, उसी को और आगे बढ़ाएंगे। तो इमल्शंस, टाइप ऑफ इमल्शंस, ये सब पढ़ लिए थे। अब हम लोग इमल्शन अगर है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो इमल्शन ही है, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन मतलब उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट है, कैसे करेंगे। इमल्शन क्या होता है, दो तरह का होता है। एक वाटर बेस्ड होता है, डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो वाटर होता है। दूसरा क्या होता है कि जिसका डिस्पर्सन मीडियम ऑयल होता है या फैट होता है। तो ये दो तरह का जो है, ये दो तरह का हमारे पास इमल्शन है, ठीक है। ये दो तरह के इमल्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये दो तरह का जो इमल्शन है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दो टेस्ट है। एक है डाइल्यूशन टेस्ट, एक है डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट में कुछ नहीं करते हम लोग, उसमें जो है पानी ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअली इमल्शन क्या होता है, ऑयल इन वाटर। एक तो होता है ऑयल इन वाटर यानी डिस्पर्सन मीडियम वाटर है, और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। ये दो तरह का इमल्शन होता है। इमल्शन तो यही दो तरह का होता है, एक दो। हमको ये दो चीज़ पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे। डाइल्यूशन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी इमल्शन हो उसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अगर वो डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है ना। डाइल्यूट तो तभी न होगा जब ऑयल इन वाटर रहेगा। तो हम समझ जाएंगे कि अगर वो डाइल्यूट हो गया तो ऑयल इन वाटर इमल्शन है, और अगर वो डाइल्यूट नहीं हुआ तो हम समझ जाएंगे कि वाटर इन ऑयल है। कोई इमल्शन हमारे सामने है, जैसे कि दूध है, उसमें हम लोग पानी मिला देते हैं, पानी मिलते जाता है, लेकिन दूध तो दूध के जैसा ही रहता है, कोई ख़राबी नहीं होता है। दूध में चाहे कितना भी पानी डाल दें, वो जो है कोलाइडल ही रहेगा, वो इमल्शन ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वो स्वाद भले अलग हो जाए, उसका अलग चीज़ है, लेकिन वो ख़राब नहीं होता है। तो दूध क्या है, ऑयल इन वाटर है, इसीलिए दूध में हम लोग पानी मिला देते हैं ना, तो पता नहीं चलता है। ऑयल इन वाटर है तो जैसे दूध को हम लोग डाइल्यूट करते हैं पानी डाल करके, तो उसी तरह से और भी अगर ऑयल इन वाटर रहेगा तो पानी डालेंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। पतला, डाइल्यूट होना मतलब पतला होना, तो हम समझ जाएंगे कि ऑयल इन वाटर इमल्शन है। और अगर पानी डालने के बाद डाइल्यूट नहीं हुआ, अलग लेयर तैयार हो जाए। पानी डालने के बाद वो डाइल्यूट नहीं हो, पानी जैसे कि जो हमारा क्रीम है, क्रीम होता है ना, जिससे घी निकालते हैं, क्रीम है, घी जैसे निकालते हैं। घी निकालते हैं हम लोग घर में, क्रीम निकालते हैं पहले दूध से, और घी रहता है। तो घी निकालने के, घी अगर उसमें हम क्रीम में पानी डालेंगे तो पानी में मिलेगा नहीं। क्रीम जो होता है जिससे घी निकालते हैं वो भी इमल्शन है, ठीक है, वो भी इमल्शन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर उसमें हम पानी डालेंगे तो पानी में घुलेगा नहीं वो, यानी वो क्या है, वाटर इन ऑयल है, ठीक है ना। तो अगर डाइल्यूशन टेस्ट सक्सेसफुल है तो ऑयल इन वाटर इमल्शन होगा, और अगर डाइल्यूशन नहीं हो रहा तो वाटर इन ऑयल होगा, ठीक है। ये दो तरह का है। तो डाइल्यूट करने के लिए क्या करेंगे, डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। डाइल्यूट करने के लिए ऐड वाटर टू डाइल्यूट, ठीक है। इफ इट गेट डाइल्यूटेड then it is, if it get diluted then it is oil in water emulsion. If it is not getting diluted, it is वाटर इन ऑयल इमल्शन, ठीक है। तो हम लोग डाइल्यूशन से पता कर लेते हैं
हम लोग डाइल्यूशन से पता कर लेते हैं कि किस तरह का इमल्सन है। ये हो गया हमारा डाइल्यूशन टेस्ट। ठीक है, अब दूसरा टेस्ट हम लोग लेंगे, और एक टेस्ट है इमल्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, दूसरा टेस्ट का नाम है डाई टेस्ट। दूसरा क्या है? डाई टेस्ट। ठीक है, डाई टेस्ट में क्या करते हैं, एन ऑयल soluble an oil soluble suitable dye added to emulsion। ये काम हम लोग करते हैं। कोई ऑयल सॉल्युबल मतलब जो तेल में घुल जाए, ऐसा कोई डाई मतलब कलर, ऐसा कोई कलर जो तेल में घुलता है, ऐसा कोई कलर आइटम जो तेल में घुल जाता है, उस तरह का कोई सूटेबल कलर जो है इमल्सन में ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है। ज़्यादा नहीं, ड्रॉप अब जो है इसके ऐड करने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जर्व करो, और इफ ए ड्रॉप ऑफ द इमल्सन the drop of emulsion is colored. If a drop of emulsion is the drop of emulsion is noticed colored, then अब ये क्या होगा, सिर्फ ड्रॉप हुआ है, यानी कोई ड्रॉप जो है इमल्सन का, मतलब ये ऑयल इन वाटर है, यानी इसमें डिस्पर्स्ड फेज जो है ऑयल है, तो ये हो जाएगा ऑयल इन वाटर। ठीक है, तब क्या होगा, क्योंकि ऑयल इन वाटर है जिसमें ऑयल कम है और वाटर ज़्यादा है, तो जितना ऑयल रहेगा उसी में न होगा, जितना ऑयल रहेगा वही वो ऑयल सब जो है ड्रॉपलेट के रूप में नजर आएगा, है ना। ड्रॉप ऑफ इमल्सन या एक ड्रॉप से ज़्यादा होगा, एक ड्रॉप ऑफ इमल्सन, ड्रॉप लाइक, ये फिर मतलब एक लिखते हैं, ठीक है चलो, एक भी अगर नज़र आ जाए तो ड्रॉप नज़र आएगा इमल्सन में ड्रॉप नज़र आएगा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बहुत सारा ड्रॉप आएगा, और सारे ड्रॉप को जब ऑब्जर्व करेंगे उससे निकाल करके उस ड्रॉप को ऑब्जर्व करेंगे तो वो कलरफुल दिखेगा। सिर्फ ड्रॉप, पूरा सॉल्यूशन कलर नहीं होगा, सिर्फ जो है ड्रॉपलेट सब कलर्ड हो जाएगा। तो ड्रॉपलेट क्या है, तो डिस्पर्स्ड फेज है ना, ऑयल है, ऑयल इन वाटर है, यानी इससे मिल्क पकड़ा जाएगा, ड्रॉपलेट बन जाएगा। अगर कलर देंगे मिल्क में तो बहुत सारा ड्रॉपलेट नज़र आएगा, कलरफुल ड्रॉपलेट नज़र आएगा वो मिल्क में। ठीक है, क्योंकि ऑयल बेस्ड कलर दिए हैं, ऑयल सॉल्युबल कलर दिए हैं, ऑयल सॉल्युबल यानी ऐसा कलर दिए हैं जो ऑयल में घुलता है। तो जो भी जितना भी ऑयल का आइटम्स है, ड्रॉपलेट्स है, वही कलरफुल होगा। पानी में तो घुलने वाला कलर ये है ही नहीं, तो घुलेगा कैसे, तो पानी में कलर नहीं दिखेगा, तो बहुत सारा कलरफुल ड्रॉपलेट्स दिखने लगेगा। अगर कलरफुल ड्रॉपलेट्स दिख जाए तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, ऑयल इन वाटर इमल्सन, ऑयल इन वाटर इमल्सन हो गया, ऑयल इन वाटर इमल्सन। और अगर पूरा सॉल्यूशन ही कलर्ड हो गया, इफ द इंटायर सॉल्यूशन बिकम कलरफुल, then it is water
then it is water in oil emulsion। क्योंकि वाटर इन ऑयल है ना, वाटर इन ऑयल है तो ऑयल जो है यहाँ डिस्पर्सन मीडियम है, तो ऑयल बिग क्वांटिटी में पूरा तेल ही है, वो थोड़ा बहुत उसमें पानी है, और इसमें हम कलर कौन सा मिलाए हैं, ऑयल सॉल्युबल कलर मिलाए हैं, तो पूरा ऑयल में वो घुल गया, इसलिए पूरा सॉल्यूशन कलरफुल दिख रहा है। तो ये दोनों टेस्ट से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो इमल्सन है वो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। तो ये सूटेबल टेस्ट है, दिस इज द वे यू कैन आइडेंटिफाई द इमल्सन। ठीक है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट एंड डाई टेस्ट, ये दोनों टेस्ट से हम लोग पता कर लेते हैं कि इमल्सन किस तरह का है। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन पढ़ेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब यूज, एप्लीकेशन मतलब यूज ऑफ इमल्सन। ठीक है, तो यूज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो यूज है वो है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कहाँ किया जाता है, मेटलर्जी में किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इन मेटलर्जी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हम पढ़ाए हुए हैं क्लास 10 में। ठीक है, मेटल चैप्टर, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ाया गया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसमें कॉन्सेंट्रेशन बताया गया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में बहुत सारा मेथड है, उसमें से एक मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और अभी फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में फ्रोथ, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम लोग इमल्सन का यूज़ करते हैं। एक्चुअली फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हम जो लो ग्रेड सल्फाइड ओर लेते हैं और उससे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड, ये दोनों एक जगह मिलता है, ये दोनों जो है एक ही जगह मिलता है, यानी जब जहाँ आयरन सल्फाइड रहेगा वहीं कॉपर सल्फाइड रहेगा, दोनों साथ में ही मिलेगा, अलग अलग मिलेगा नहीं, दोनों ही मेटल है। अब दोनों मेटल को निकालना है, कैसे अलग करेंगे, बहुत मुश्किल है दोनों को अलग करना। तो उस समय जो है हम लोग इमल्सन, दोनों में से किसी एक को इमल्सन बनाएंगे, दोनों में से किसी एक को इमल्सन बनाएंगे। तो इसमें जो है सूटेबल ऑयल मिलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग मेटलर्जी चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर है वही पढ़ेंगे, तो उस चैप्टर में डिटेल में हम बताएंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या करते हैं। तो अब जब हमको इस कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है कि साफ़ सुथरा करना, तो इस दोनों साथ में हमको आयरन निकालना है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि इसमें ऑयल डालते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं हम लोग पाइन ऑयल डालते हैं, इसमें क्या करते हैं पाइन ऑयल डालते हैं। ठीक है, पाइन ऑयल डाल देते हैं। तो पाइन ऑयल क्या करता है, ये पहले इसको वाटर में डाल देते हैं, इसको हम लोग वाटर में डाल देते हैं, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं इन वाटर, इसके मिक्सचर को वाटर में डाल दिए और उसमें फिर पाइन ऑयल डाल दिए। तो पाइन ऑयल क्या करता है, ये जो कॉपर सल्फाइड है ना, डिटेल में पढ़ाएंगे, चलो वहीं पर, यहाँ पर बस इतना ही बताते हैं। ये दोनों में किसी एक को ये डिजॉल्व कर लेगा, किसी एक का इमल्सन बना देगा। ठीक है ना, किसी एक का ये इमल्सन बना देगा, ऑयल इन वाटर इमल्सन बना देगा किसी एक को। पाइन ऑयल यहाँ पर क्या करेगा, हम लोग क्या पढ़े थे, इमल्सीफाइंग एजेंट, ये इमल्सीफाइंग एजेंट का काम करेगा। ये क्या करेगा, इमल्सीफाइंग एजेंट का काम करेगा। पानी में ये दोनों में से कोई भी घुलने वाला नहीं है, ये दोनों में से कोई भी पानी में घुलने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही पाइन ऑयल डाल देंगे उसमें, तो इस दोनों में से एक जो है वो पानी में घुल जाएगा, ये दोनों में से कोई एक जो है पानी में घुल जाएगा। मतलब पाइन ऑयल यहाँ पर क्या कर रहा है, इमल्सीफाइंग एजेंट का काम कर रहा है, इमल्सीफायर का काम कर रहा है। ठीक है ना, जैसे हम पाइन ऑयल डालेंगे और इसको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो दोनों में से एक जो है पानी में घुल करके
घोल करके सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, पानी में स्प्रेड हो जाएगा और इमल्सन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो है उसमें जो है ना एयर पास कराते हैं। एयर जब पास कराते हैं तो जो चीज़ इमल्सन बन गया है ना उसका झाग बन जाता है, झाग बन के ऊपर आ जाता है, फिर उस झाग को अलग कर देते हैं तो वो मेटल सल्फाइड अलग हो गया, दूसरा मेटल सल्फाइड यहीं रह जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर करके हम लोग जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करने में भी इमल्सन का यूज होता है। तो ये पहला यूज हो गया। दूसरा यूज होगा इन मेडिसिन। इन मेडिसिन, ठीक है ना, मेडिसिन में पढ़वे किए हो, बहुत सारा सिरप आता है बच्चा लोगों के लिए, है ना, और कॉड लिवर ऑयल ये भी एक मेडिसिन है। बी कॉम्प्लेक्स आता है मार्केट में, ये सब जो है लिक्विड के फॉर्म में आएगा, वो बोल रहे हैं, है ना। घाव वगैरह हो जाता है तो ऑइंटमेंट देता है, ऑइंटमेंट। तो ये सब जो एग्जाम्पल है, ये सब मेडिसिन का एग्जाम्पल, ये भी इमल्सन है। ये तीनों जो एग्जाम्पल दिए ये इमल्सन है। तो मेडिसिन में भी इमल्सन का यूज होता है। इमल्सन का यूज इसलिए किया जाता है कि बच्चे तो टैबलेट वगैरह खा नहीं सकते हैं, बच्चे तो टैबलेट खा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमको इमल्सन बनाना पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट क्या होता है ना कि इमल्सन ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। इमल्सन क्या होता है, ईजिली डाइजेस्ट होता है। जब जाता है स्टमक में तो इंटेस्टाइन में वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। ये जो होता है ना इमल्सन्स आर ईजिली एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में जब इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा तो बॉडी उसका यूज कर लेगा, तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसीलिए इमल्सन का यूज किया जाता है मेडिसिन में, क्योंकि ये डाइजेस्टेबल हो जाता है, ठीक है, और बच्चा लोग डाइजेस्ट कर लेगा क्योंकि उसके इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग एप्लीकेशन तो हम लगभग सब पढ़ा ही चुके हैं पढ़ाने के दौरान ही, ठीक है। दूसरा तीसरा है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, इसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या बनता है, इसमें कौन सा सिस्टम बनता है, ऑयल इन वाटर इमल्सन। कौन सा बनता है, ऑयल इन वाटर इमल्सन बनता है, और इसको डिटेल में हम लोग कल पढ़ा ही चुके हैं। और चौथा एप्लीकेशन क्या है, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, डाइट। हम लोगों के लिए खाना है, रोज़मर्रा का खाना में भी यूज होता है, रोज़मर्रा के खाना में भी, डेली खाना में भी यूज होता है इमल्सन का। उसमें से एक बेस्ट एग्जांपल है मिल्क, ठीक है, डेली हम लोग यूज़ करते हैं मिल्क। तो ये सब हो गया हमारा इमल्सन का यूज, मेन यूज सब हुआ, ठीक है। अब हम लोग एक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, डिमल्सिफिकेशन, ठीक है। डिमल्सिफिकेशन, ठीक है। इमल्सिफिकेशन का उल्टा है डिमल्सिफिकेशन, यानी इमल्सन बन गया है तो उसको हम लोग प्रिसिपिटेट कर देंगे, है ना, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग, ठीक है ना। डिमल्सिफिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग एन इमल्सन into its constituent liquids, है ना। दो तरह के लिक्विड से ये बना हुआ रहता है, तो ये प्रोसेस है, इसको डिकम्पोज कर देंगे, मतलब इमल्सन का स्टेबिलिटी को हम ख़त्म कर देंगे। तो डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम दोनों अलग हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिमल्सिफिकेशन, ठीक है। और इस डिमल्सिफिकेशन करना जो है कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। डिमल्सिफिकेशन कैसे भी कर सकते हैं हम लोग,
सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं। डिमल्सिफिकेशन कैन बी डन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन से हो जाएगा, फिल्टरेशन से भी हो जाता है, ठीक है, बॉइलिंग से भी हो जाता है, बॉइलिंग से भी होता है, फ्रीजिंग करा देते हैं किसी किसी को तो उससे भी डिमल्सिफाइंग हो जाता है, एंड सम केमिकल मेथड, ये सब है जिससे कि हम लोग डिमल्सिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द मेजर टू हैव डिमल्सिफिकेशन, measure to have demulsification, this is your the measure to have demulsification, these are the measures by which, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल है बहुत सिंपल है, क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से हम लोग क्रीम को अलग करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। जस्ट अ मिनट, तो पहला एग्जाम्पल हो गया क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ये घर घर में लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, फैट फ्रॉम मिल्क बाय कूलिंग इन अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। दूध ले आओ, फ्रिज में रख दो, दूध को पहले गर्म कर देते हैं, गर्म करने के बाद उसको हम फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, मोटा परत जो है छाली का बैठ जाएगा ठंडा होने के बाद, ठीक है ना। तो इस तरीके से कूलिंग करने से हो जाएगा। कच्चा दूध भी ला करके हम फ्रिज में रख देंगे तो देखेंगे कि ऊपर में फैट का एक परत बन गया है पतला ऐसा, तो इसलिए इस तरीके से जो है हम लोग डिमल्सिफिकेशन कर सकते हैं कोई भी इमल्सन का। अब बोलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन में क्या पढ़ना है, ये भी कोलाइड ही है, तो कोलाइड का जो प्रॉपर्टी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वो सारा प्रॉपर्टी इसके पास है, बस इतना ही डिफरेंस है कि इसमें डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम जो है वो लिक्विड होगा और इसमें प्रिसिपिटेशन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही इसमें लिक्विड है, इसलिए सेपरेशन ऑफ लिक्विड हो लिखेंगे यहाँ पर प्रिसिपिटेशन और कोगुलेशन सिर्फ इसमें नहीं होगा। बाकी जो भी जितना भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं कोलाइड्स के लिए वो सारा प्रॉपर्टी इमल्सन के पास भी है, क्योंकि इमल्सन भी एक कोलाइड्स है, ठीक है। तो इसलिए हम प्रॉपर्टी को अलग से यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, बुक में दिया हुआ है रट लोगे, ठीक है, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी भी पढ़ाते पढ़ाते हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टी को हम बता भी दिए हैं, और प्रॉपर्टी कोई नया नहीं है, जो भी कोलाइड्स में पढ़ा है वो सब प्रॉपर्टी इसके पास भी है, क्योंकि ये भी तो कोलाइड्स ही है। तो हम लोग जो एक नया चीज़ पढ़ लेते हैं जेल, ठीक है, जेल। तो जेल क्या है, ये भी एक कोलाइडल सिस्टम है, जेल भी क्या है, एक कोलाइडल सिस्टम है, कोलाइडल सिस्टम है जिसमें जो है लिक्विड जो है डिस्पर्स्ड फेज है, लिक्विड जो है डिस्पर्स्ड फेज है, लिक्विड जो है डिस्पर्स्ड फेज है, और सॉलिड जो है ना
और डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम मतलब क्या हो गया, लिक्विड इन सॉलिड सिस्टम है, लिक्विड इन सॉलिड, यानी लिक्विड को सॉलिड में डिस्पर्स कर दिया, लिक्विड को सॉलिड में डिस्पर्स कर दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जेल। जब लिक्विड को सॉलिड में डिस्पर्स कर देते हैं तो जेल बनाते हैं। जनरली जेल बनाने के लिए पहले हम लोग इमल्सन बनाते हैं। ज़्यादातर केस में हम लोग क्या करते हैं कि लायोफिलिक सॉल्ट से हम लोग बनाते हैं। जेल बनाने के लिए हमेशा लायोफिलिक सॉल्ट का यूज़ करते हैं या इमल्सन का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी लायोफिलिक सॉल्ट लेते हैं, कुछ केसेस में इमल्सन भी लेते हैं, लेकिन मेनली हम लोग लायोफिलिक सॉल्ट को ही लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इमल्सन में सॉलिड पार्ट को लाना थोड़ा दिक्कत होता है, समय लगता है, तो हम लोग जो है लायोफिलिक सॉल्ट को लेते हैं। तो लायोफिलिक सॉल्ट से जेल बनाना आसान होता है, क्योंकि लायोफिलिक सॉल्ट में ज़्यादातर जो लायोफिलिक सॉल्ट है उसमें जो है सॉलिड पार्ट रहता ही है, इसलिए हम लोग लायोफिलिक सॉल्ट को पसंद करते हैं जेल बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि लायोफिलिक सॉल्ट को जो है कोगुलेट इस हद तक कर देते हैं कि वो सेमी सॉलिड जेल बन जाए, ठीक है, सेमी सॉलिड जेल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद तो जेल कैसे हम लोग बनाते हैं, अंडर सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन, under certain condition the lyophilic salt may be coagulated, okay, coagulated or flocculated to give सेमी सॉलिड जेली, जेली सब्सटेंस जितना है, जेली लाइक मास which encloses all the liquid present in the salt, ठीक है। नहीं कोई जो है लायोफिलिक कोलाइड्स लेंगे, लायोफिलिक सॉल्ट ले लेंगे और उसका सर्टेन कंडीशन तैयार करके उसको कोगुलेट करेंगे, इस हद तक कोगुलेट करेंगे, पूरी तरह से ड्राई नहीं करेंगे, उसको इस हद तक ही कोगुलेट करेंगे कि हमको सेमी सॉलिड जेली लाइक मटेरियल मिल जाए, सेमी सॉलिड जेली मिल जाए। यानी जो लायोफिलिक सॉल्ट है उसको कोगुलेट बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ना, 100% कोगुलेशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा कोगुलेशन कम करेंगे, ठीक है। तो सेमी सॉलिड जो है मटेरियल बन जाएगा, सेमी सॉलिड जेली टाइप का मिलेगा, चिपचिपा टाइप का जेली टाइप का मास मिल जाएगा। और इस जेली टाइप मास का क्या गुण है कि जितना भी लिक्विड है इस लायोफिलिक सॉल्ट में वो उसके अंदर ही रह जाएगा, है ना, उसको इवापोरेट करके हम बाहर नहीं कर देंगे। मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ प्रोसेस करेंगे जिसके चलते कोगुलेशन होगा, और कोगुलेशन होने के बाद जो उसका डिस्पर्सन मीडियम है वो इवापोरेट नहीं करेंगे, उसको हम बाहर नहीं निकालेंगे। यहाँ पर जो डिस्पर्सन मीडियम है वो लिक्विड में रहेगा और लिक्विड को उस सॉलिड में हम इनक्लोज कर देंगे, उस लिक्विड को हम बाहर जाने नहीं देंगे, सेमी सॉलिड बना देंगे। उस लिक्विड को यूज़ करते हुए, उस लिक्विड को इनक्लोज करते हुए, उस लिक्विड को इंटैक्ट रखते हुए, है ना, जाने नहीं देंगे, उसको इवापोरेट होके बाहर नहीं जाने, उस लिक्विड का हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है, सर्टेन वे में जेली बनाने के, ठीक है। तो इस तरह से ये जेल बन जाता है, ठीक है, क्लियर। अब जो है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो प्रोसेस है
ऑफ फॉर्मेशन, जेल, इसको हम लोग बोलते हैं जीलेशन, इसको क्या बोलते हैं, जीलेशन। ठीक है। और ये जो सिस्टम बना, और ये जो सिस्टम बना ना, और जो ये कोलाइडल सिस्टम बना, कोलाइडल सिस्टम जो बना उसको हम लोग बोलेंगे जेल। ठीक है, आई बात समझ में। अब जो है इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हो गया गम, अरेबिक गम देखते ही है, जिलेटिन, प्रोसेस्ड चीज, सिलिसिक एसिड, ठीक है, एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये सब एग्जाम्पल है जेल का। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है जेल का। ठीक है, याद कर लोगे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ जेल। ठीक है, टाइप ऑफ जेल, दो तरह का जेल होता है। एक होता है इलास्टिक जेल और दूसरा होता है नॉन इलास्टिक जेल। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, एक में इलास्टिसिटी होगा। जेल तो जेली टाइप मटेरियल रहता है, जब उसको हम कहीं अप्लाई कर देंगे तो धीरे धीरे ड्राई होगा, और ड्राई होने के बाद जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। उसको जब खींचेंगे तो सादा इलास्टिक का गुण, जब खींचेंगे तो शेप बदल जाएगा, छोड़ेंगे फिर अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। तो इसमें इलास्टिक गुण आ जाता है ना, फ्लेक्सिबल हो जाता है, इलास्टिसिटी आ जाता है। ठीक है, और इलास्टिक जेल क्या होता है, जब हम कहीं पर अप्लाई करते हैं, जब हम उसको यूज करते हैं तो वो सॉलिड मास में बदल जाता है डिहाइड्रेशन में, है ना। इलास्टिक जेल जो होता है इसमें कौन कौन सा गुण होता है, इलास्टिसिटी होता है और फ्लेक्सिबल होता है, ये दोनों गुण होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलास्टिक जेल। ठीक है, अगर हम इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे, है ना, अपॉन डिहाइड्रेशन, अगर हम डिहाइड्रेशन कराएंगे तो ये सॉलिड मास में बदल जाएगा। ये जो है डिहाइड्रेशन करने पर सॉलिड मास में बदल जाएगा, और ये जो सॉलिड मास होगा इसका ये इलास्टिक कैरेक्टर होता है। जो सॉलिड मास होगा इलास्टिक कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, और ये जब सॉलिड मास होगा तो अगर हम इसको डिहाइड्रेशन किए हैं, फिर से अगर हाइड्रेशन कर दें यानी पानी में डाल दें, फिर से अगर डिहाइड्रेशन कर दें तो ये फिर जेल में बदल जाएगा। सॉलिड मास को अगर फिर से हाइड्रेशन कर दें तो फिर से ये जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जेल को अगर डिहाइड्रेशन करा दिया जाए तो वो सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है ना। अगर डिहाइड्रेशन करा दिया जाए तो सॉलिड मास में बदल जाएगा, और फिर सॉलिड मास का हाइड्रेशन कर देते हैं तो फिर से वो जेल में बदल जाएगा। ठीक है, अगर वाटर के कांटेक्ट में दे देंगे, कोई भी इलास्टिक जेल है, अगर वाटर के कांटेक्ट में दे देंगे तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और स्वेल हो जाएगा। अगर ये इलास्टिक जेल है और इसको हम वाटर दे देंगे तो एडजॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, एडजॉर्प्शन हो जाएगा, एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगा, यानी वो फूल जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। अगर वाटर के कांटेक्ट में हम
इलास्टिक जेल को दे दें तो एड्जॉर्प्शन हो जाएगा वाटर का और स्वेलिंग भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है इलास्टिक जेल का, ये हो गया जिलेटिन। जिलेटिन को लाओगे घर में, पानी दे दोगे, उसका साइज बड़ा हो जाएगा, फूल के बड़ा हो जाता है। ठीक है, जिलेटिन हो गया। अगर अगर जेल हो गया, अगर अगर जेल हो गया। और तीसरा स्टार्च हो गया। ठीक है ना, ये सब एग्जाम्पल है इलास्टिक जेल का। जैसे ही सब में जेल में पानी दे दोगे तो वो सबका साइज बढ़ जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा और पानी उसमें एब्जॉर्ब कर जाएगा। ये हो गया इलास्टिक जेल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन इलास्टिक जेल। नॉन इलास्टिक जेल में कोई जो है अब है, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। नो इलास्टिसिटी, नो इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। अगर इसका हम हाइड्रेशन कराएंगे, है ना, डिहाइड्रेशन, इसका अगर हम डिहाइड्रेशन कराएंगे तो ये सॉलिड मास बन जाएगा, हार्ड सॉलिड मास बनेगा, हार्ड सॉलिड मास बनेगा। फिर अगर हम हाइड्रेशन कराएंगे तो जेल नहीं बनेगा, नो जेल। अगर हम हाइड्रेशन फिर से कराएंगे तो फिर से वापस वो जेल नहीं बनेगा। पानी के कांटेक्ट में देंगे, पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, स्वेलिंग भी नहीं होगा। ये डिफरेंस है, ये नॉन इलास्टिक जेल हुआ। ठीक है, ये नॉन इलास्टिक जेल का ये पहचान है। ठीक है, वाटर के कांटेक्ट में देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक बार जो सॉलिड बन गया तो सॉलिड ही बना रहेगा, फिर वो वापस जेल नहीं बनेगा हाइड्रेशन करने से। अगर हम इसको पानी के कांटेक्ट, नॉन इलास्टिक जेल है, अगर हम वाटर के कांटेक्ट में देंगे तो स्वेलिंग नहीं होगा। ठीक है, अगर हम वाटर के कांटेक्ट में देंगे तो नो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, नो स्वेलिंग और स्वेलिंग भी नहीं होगा। ठीक है, और अगर डिहाइड्रेशन करा देंगे तो सॉलिड मास में बदल जाएगा, परमानेंट सॉलिड, हार्ड सॉलिड मास में बदल जाएगा। फिर से हाइड्रेशन करने के बाद वापस फिर से कुछ बनने वाला, जेल जो है वापस बनने वाला नहीं है। तो इस तरीके से हमने आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दिया। अब इसमें 2 टॉपिक बचा हुआ है जो एक पेज में ही है, उसको आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारा चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। आपको याद करना होगा क्या क्या चीज़ बच गया है जो आपको अपने से पढ़ना है। कोलाइड्स अराउंड अस, हमारे आसपास में कौन कौन सा कोलाइड है ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है एप्लीकेशन और यूज ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में लास्ट वाले पेज में ये दोनों चीज़ दिया हुआ है ना। और इसमें जितना भी चीज़ दिया हुआ वो लगभग पढ़ाते समय हमने एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए अलग से पढ़ाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक जगह लिखा हुआ है बुक में, उसको अच्छे से रट जाना। उसके बाद भी अगर कोई समस्या होगी तो हमको कांटेक्ट करोगे, फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये 2 टॉपिक आप अच्छे तरीके से बाय हार्ट कर लोगे। एक्सप्लेन तो ये सारा चीज़ हम कर चुके हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो ये दोनों को आप लोग अपने से अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आया तो कांटेक्ट करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।